देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, ये था सवाल। यदि उसकी आय में 20%, ये तो कल कर लिया था ना हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है, यहां से स्टार्ट करना है। ये रहा। राम अपनी मासिक आय का कितना खर्च करता है? 30% भोजन पर खर्च करता है, 20% कपड़ों पर, क्लोथ्स पर, और 15% मनोरंजन पर। उसके बाद भी कितने बचा लेता है? 700 रुपए बचा लेता है। तो उसकी वार्षिक आय बताओ। देखो, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, जैसे देखो यहां ये क्या दे रखा है? मासिक दे रखा है। अगर यहां बात करें बन, ये मासिक दे रखा है, और यहां पूछा कैसा है? वार्षिक। सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। मासिक दे रखा है और वार्षिक पूछ लिया, तो वर्ष का मान बताना पड़ेगा। एक चीज ये है कि जितना भी खर्चा दे रहा है ना, 30%, 20%, 15%, ये कहीं भी ऐसे नहीं कह रहा है कि शेष का मतलब बचे हुए में से कम करते हुए जाएंगे। कहीं भी शेष लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो बचे हुए में से नहीं, 100 में से ही खर्च करते हुए जाएंगे। ये बहुत ध्यान, दो टाइप के सवाल आते हैं ये, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लो इस सवाल की अगर हम बात करें, तो इसमें हम ये मानेंगे कि वो आदमी क्या कमाता होगा? 100 रुपए कमाता होगा। उसमें से अगले ने खर्चा कर दिया। कहाँ कहाँ खर्च किए उसने? एक तो भोजन पर, एक वस्त्र पर, मनोरंजन पर। तो अपन यहाँ लिख देंगे, मान लो वह आदमी भोजन पर कुछ खर्च करता होगा, उसके बाद में वस्त्र पर कुछ खर्च करता होगा, और उसके बाद में मनोरंजन पर कुछ खर्च करता होगा। तो कुल मिला के भोजन पर कितना खर्च किया उसने? 30%। तो 100 का 30 निकालेंगे, 100 का 30% कितने रुपए आया? यहां लिख देंगे 30% इधर खर्च किए। उसके बाद में उसने कपड़ों पर भी खर्च किए, कितने परसेंट? ये दे रखा 20% वस्त्र पर, तो 20 रुपए, 100 का ही निकलेगा 20%। तो 100 का 20% कितना? यही यहाँ गजब बात है। अगर यहाँ ये कह देता कि शेष का, इसका मतलब हम 100 में से 30 रुपए तो खर्च कर दिए भोजन पर, फिर 70 का निकालते। लेकिन यहाँ बोला ही नहीं शेष का, तो हमें कुल का मानना है 100 का ही। तो 100 का 20%, और 15% कहाँ खर्च करता है? मनोरंजन। ये 15 भी किसका निकलेगा? अगर शेष का बोलता तो ये दोनों कम करते, 50 जितना भी रुपए आता, और फिर उसके बाद में मनोरंजन का खर्चा घटाते। लेकिन अभी शेष नहीं बोला है, तो 100 का 15 मतलब कितने खर्च किए? तो यहाँ कितने खर्च कर दिए? यहाँ पर 30 और 20, 50, 50 और 15, मतलब हम कुल खर्च निकाल लेते हैं यहाँ से, 30 प्लस 20 प्लस 15 से। तो कुल मिला के 30 और 20 50, 50 और 15 कितने रुपए खर्च कर दिए? 65 रुपए खर्च कर दिए। अब यहां हम ये कह सकते हैं कि 100 में से कोई आदमी 65 खर्च करता है, तो बचा लिए कितने? और इस 35 को सवाल में क्या कह रहा है, कितने बचाता है? तो जिसको मैं 35 कह रहा हूं उसको सवाल में 700 कह रहा है। जिसको मैं 35 कह रहा हूं उसको सवाल में कितना कह रहा है? 35 से कम 35, और 35 दूनी 70, और जीरो लगा दो। कितने गुना मान ले रहा है? 20 गुना। तो इनकम भी कितने गुना? 20 गुना। तो 20 गुना अगर कर देंगे, तो इसका मतलब इसकी मंथली इनकम कितनी है? मंथली क्यों मानी? क्योंकि ये डेटा मंथली था। ये डेटा कैसा था? और पूछा कैसा है? आपसे डेटा सारा निकलवा के आपने आय मंथली निकाल दी, लेकिन आपसे पूछा एक वर्ष बाद आय कितनी हो जाएगी। अगर एक महीने के 2000 रुपए कमाता है, तो एक वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। और अगर 12 मंथ्स होते हैं, तो अपन 12 गुना कर देंगे। बताओ वार्षिक आय कितनी? ये हमारा बेहतरीन आंसर होगा। फिर से समझिए सवाल को। कोई आदमी है, उसके पास हमने मान लिए कि कितने रुपए इनकम होती होगी? 100 रुपए। उसमें से 30% भोजन पर, मतलब कितना? 20% क्लोथ्स पर, मतलब कितना? 20। इसी का ही निकलेगा, शेष का नहीं बोले तब तक। मनोरंजन पर 15%, तो 100 का 15%, 15 रुपए। ओवरऑल अगले ने खर्चा कर दिया 30, 20, 50 और 15, 65 रुपीज खर्च कर दिए 100 में से। तो बच गए कितने? 35। सवाल में कितना बोला? 700। अगर 35 का मतलब 700 है, तो एक का मतलब 20 गुना, तो पैसा भी कमाता है 20 गुना, तो 2000 कमाता है। तो ये हमने 100 मासिक माना था। तो ईयरली, सर मासिक क्यों माना? क्योंकि बाकी सारा डेटा मासिक ही है, मंथली है। तो इसलिए ईयरली उसकी सैलरी क्या हो गई? 24,000। ये हमें ध्यान रखना है, नोट करें।
तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दीप्ति अपनी वेतन का, ध्यान से देखिए सवाल, दीप्ति अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% यातायात पर खर्च करती है। यदि महीने के अंत में उसके पास 3900 रुपीज बच जाते हैं तो उसका मासिक वेतन कितना है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए। देखिए, हम ये मान लेंगे कि वह आदमी कितने रुपए कमा रहा होगा, 100 रुपए। यहां बता देता हूं मैं कितने रुपए कमा रहा होगा, 100 रुपए कमा रहा होगा। दीप्ति है जैसे, तो दीप्ति 100 रुपए कमा रही होंगी। फिर उसके बाद में उन्होंने अपना अलग अलग जगह पैसा खर्च कर दिया। 40% कहाँ खर्च किया, भोजन पर, तो मतलब 40 रुपए यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद में घर के किराए पर कितना परसेंट खर्च कर दिया, 20%। तो 100 का 20% कितना आया, 20। जब तक शेष नहीं बोले हमें शेष में से नहीं घटाना है, कुल का ही मानना है, 100 का ही मानना है। तो यहाँ 20 यहाँ खर्च कर दिए। 10% यातायात पर, इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन पर 10 रुपए और खर्च कर दिए 100 में से। कुल मिला के ये डेटा दिया हुआ है। फिर से देखिए, 100 में से 40 रुपए यहाँ खर्च कर दिए, 20 यहाँ खर्च कर दिए, 10 यहाँ खर्च कर दिए। उसके बाद में यदि महीने के अंत में अब बचत है केवल, तो इन सबको खर्चे को जोड़ लो, खर्चा होगा कितना बताओ। टोटल एक्सपेंडिचर अगर मैं देखता हूं तो 40 खर्च कर दिए, 20 खर्च कर दिए और 10 खर्च कर दिए। कितने रुपए खर्च कर दिए, 70 रुपए खर्च कर दिए उसने। तो अगर मैं उसकी सेविंग देखूं, 100 में से कोई आदमी 70 रुपए खर्च कर दे तो बचाएगा कितने, 30 रुपए बचाएगा। और 30 को सवाल में कह रहा है 30 नहीं बचा रही वो दीप्ति, कितनी बचा रही है, 3900 रुपए बचा रही है, 3900 रुपए बचा रही है। तो यहां से हम एक का मान निकाल लेंगे। जीरो से क्या कट गया, 3 एकम 3, 13 3 39। एक का मतलब कितना हो गया, 130 हो गया। अगर एक का मान 130 है तो किसका मान चाहिए, 100 का। 130 से गुणा कर देंगे, बताओ 130 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब इसको 12 से भी गुणा करें क्या, फिर पिछले सवाल में क्यों किया था, वार्षिक था इसलिए वर्ष के सारे महीनों का पैसा जोड़ा था। इस बार मासिक है तो महीने का ही पैसा बताना है। 13,000 उत्तर आ जाए, नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। कितने नंबर क्वेश्चन था, यही है ना। रमेश अपनी मासिक आय का, दिया हुआ है, रमेश अपनी मासिक आय का 40% खाद्य पर यानी भोजन पर, वही बात हो गई, 18% किराए पर खर्च करता है, और आफ्टर दैट 12% मनोरंजन पर और 5% ट्रांसपोर्टेशन वाहन पर। एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए ऋणदाता से 16,000 उधार लेने पड़े।
उसका मासिक वेतन क्या है? बेहतरीन सवाल, थोड़ा सा टेक्निकल है, बाकी सेम टू सेम जो आपने किया है वो तो करना ही पड़ेगा इस सवाल में। करिए। बताइए। देखिए, उसका वेतन पूछ लिया एक तो, और कुल मिला के जैसे मान लो कोई भी आदमी है, जैसे कोई भी आदमी कल को आप जॉब लगेंगे तो आपकी कोई ना कोई सैलरी आएगी, और उस सैलरी को आदमी फिक्स सोच के रखता है कि इस बार ये पैसा यहाँ लगाना है, ये यहाँ लगाना है, ये यहाँ लगाना है, इस प्रकार से। तो आपने पहले से ही सोच रखा है रमेश नाम के व्यक्ति ने कि हमेशा मेरा 40% किस पर चला जाता है? भोजन पर, खाना खाने पर चला जाता है। 18% किराए पर, किराए का मतलब कभी ऑफिस ड्यूटी जाता होगा, घर वाले कहीं जाते होंगे, बच्चे स्कूल जाते होंगे, तो किराए पर निकल जाता है 18%। 12% मनोरंजन पर, मोबाइल फोन में रिचार्ज कराना पड़ेगा भाई, खुद के में, घर के में, अलग अलग लोगों के फोन में अगर रिचार्ज कराएंगे तो ये 12% रिचार्ज कराना पड़ेगा। उसके बाद में 5% किस पर? वाहन पर, पर्सनल व्हीकल भी है। अब बच्चे खुद कहते होंगे कि भाई हाँ हम गाड़ी लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे, तो पेट्रोल डलाना पड़ेगा, तो ये वाहन का खर्चा आ गया। और एक पारिवारिक, अब एक शादी और आ गई बेचारे के घर में, तो घर तो चला ही रहा था, अब शादी भी मैनेज करनी पड़ेगी, और शादी मैनेज करने के लिए उसको कितना पैसा चाहिए? 20,000। भाई 20,000 में से 18,000 रुपए तो उसकी मिसेज के कपड़े हो गए, और 2,000 में वो खुद का काम चला लेगा कैसे भी करके। तो इसका मतलब कुल मिला के 20,000 रुपए उसको चाहिए। 20,000 चाहिए, इसका मतलब हमें ये पता लग गया। और फिर आगे ये भी दे दिया, उसने किसी से उधार ले लिए पैसे, किसी से ऋणदाता से ब्याज पर पैसे ले लिए। कितने रुपए लेने पड़े उसको? 16,000। तो यहां से मेरे दिमाग में ये आ गया कि रमेश इसका मतलब 4,000 तो खुद की सैलरी से बचा लेता है। 4,000 कहां से बचा लेता है? सैलरी से बचा लेता है, उसकी सेविंग है उस महीने की। तो कुल मिला के हमें अब सेविंग दे दी, तो इस बार भी हम रमेश की सैलरी कितनी मानेंगे? 100 रुपए। वो सबसे पहले खाने पर 40% यानी कितने रुपए खर्च कर दिए? 40 रुपए उसने खाने पर खर्च कर दिए। आफ्टर दैट 18% किराए पर, तो 18% इसका 18 रुपए किराए पर खर्च कर दिए। उसके बाद में 12% मनोरंजन एंटरटेनमेंट पर 12 रुपए खर्च कर दिए। और फिर वाहन कर पर 5%, तो 5 रुपए यहाँ खर्च कर दिए। तो अगर कोई आदमी पूरा खर्चा जोड़ना चाहे रमेश का, तो 40 प्लस 18 प्लस 12 और प्लस 5, बताओ कुल खर्चा कितना हुआ? 75 रुपए वो खर्च कर देता है। अगर 75 रुपए 100 में से 75 रुपए किसी आदमी ने खर्च कर दिए, इसका मतलब बचाए कितने? और 25 का मान सवाल में कितना? कहां से आया? 4,000। 20,000 की जरूरत थी, 16,000 ही लिए, 4,000 खुद के पास थे, इसलिए 4,000 आया। तो 25 को अगर काटते हैं तो 25 एकम 25 कितनी बार? 16 बार। तो यहां से कितना आ गया? 160 गुना हो गया। तो उसकी सैलरी भी कितने गुनी? 160 गुनी। 160 के 2 जीरो लगा दो, बताओ उसकी सैलरी कितनी है? 16,000 रुपए उसकी सैलरी है, तब जाके ये काम हो पाएगा। बोलो क्लियर है क्या? नोट करें।
ठीक है, यहाँ मेन स्ट्रीम बात है ना वो ये है 4000 वाली। ये आया कहाँ से कि 20 के उसको चाहिए थे, 16 के उसने उधार लिए, इसका मतलब 4 के कहाँ से आए? खुद के पास से। खुद के पास कहाँ से? जो सेविंग होती है वही खुद के पास बचते हैं। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, ये सवाल है नेक्स्ट आपको करना है।
देखिए, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का कितना 12% कहाँ खर्च करता है? मनोरंजन। तो फिर से मैं वही वेतन कितना मानूंगा, इसमें से अगला एंटरटेनमेंट पर 12% खर्च करता है। कितने रुपए खर्च कर दिए? 18% यातायात पर। तो हमने 18% उसके ट्रांसपोर्टेशन पर 18 रुपए खर्च कर दिए। उसके बाद 25% कपड़ों पर, 25 रुपए उसने कपड़ों पे खर्च कर दिए। और फिर भी उसके पास 1575 रुपए बच जाते हैं। ये सेविंग है उसकी 1575। तो आप सारा खर्चा जोड़ो, खर्चा कितना कर दिया एक्सपेंडिचर यहां। तो सारा खर्चा जोड़ेंगे तो 12 प्लस 18 प्लस 25, तो 30 और 25 कितने रुपए खर्च कर दिए? 55। कितने में से? तो बचाए कितने? और 45 को सवाल में क्या कह रहा है? 1575। काटेंगे इसे, कितनी बार कटा? एक का मान 35। अगर एक का मान 35 तो 100 का मान 3500। यहां से अब मासिक वेतन ही पूछा था तो यही आंसर देंगे। ऐसे सवालों में ये जरूर ध्यान देंगे कि लास्ट में मासिक पूछा है या वार्षिक, क्योंकि कई बार वार्षिक पूछ के पहले ऑप्शन पे मासिक का उत्तर लिखा हुआ रहेगा और वहां आप लोग गलती कर बैठेंगे। ये क्वेश्चन आपको एकदम इजी लग रहे होंगे कि हम तो कर देंगे, लेकिन वास्तव में ये हमारी एक बेहतरीन प्रैक्टिस है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कर देंगे, जब हम जल्दबाजी में होते हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है, उस समय हमारे ये सवाल गलत होते हैं। आप कहीं ना कहीं कोई डेटा गलत लिख के, घटा के गलत, और समय लगा के, और फिर समय खराब करते हैं। अगला सवाल आपके लिए ये रहा। इस बार देखिए, इस बार सवाल में सीधा सीधा लिख रखा है किसका? शेष का। अगर शेष का बोल रखा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शेष का निकालते हुए चलना है। फिर सवाल सुनिए, श्याम अपने मासिक आय का 20% भोजन पर, अब शेष का जो खर्च कर दिया उसके बाद में 25% वस्त्र पर, फिर शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि उसके पास 5400 रुपए बच जाते हैं तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। देखिए, इन सवालों में हम कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन मैं सोल्व करके बताता हूं आपको। जैसे आप ऐसा मान लो कि वह आदमी, नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं अपन ऐसा मान लेते हैं कि वह आदमी कितने रुपए कमाता हो? 100 रुपए। और इस बार खर्च करता हुआ चलेगा। अगला सबसे पहला खर्चा किस पर है? 20%। किस पर खर्च कर रहा है? भोजन पर खर्च कर रहा है। तो हमने तुरंत 20% खर्च कर दिया, मतलब 20 रुपए कम कर दिए। अब बताओ कितने बचे? भोजन को भूल जाओ, बचे हुए से मामला सलटाना है हमें, ठीक है। तो 80 रुपए बच गए। 80 के बाद में अगले ने क्या किया? शेष का 25% वस्त्र पर। इसका मतलब अब 25% 100 का निकलेगा या 80 का? 80 का निकलेगा, शेष जो बच गए उसका। बताओ 10% में कितना आया? 8, फिर से 8 और फिर 4, कुल मिला के 8 8 16 और 4, कितने रुपए खर्च कर दिए भाई? 10%, 10%, 5%, 25% आ गया। या सीधा माइंड में भी रखा करो कि 1/4, तो 80 का 1/4 कितना होता है? 20। 20 रुपए अगर उसने खर्च कर दिए, कहां पे खर्च किए? वस्त्र पर। तो अब कितने पैसे बचे? 60 रुपए बचे। 60 रुपए बचने के बाद और खर्चा करता है 10%, किस पर? यातायात पर।
10% अगले के और खर्च कर दो। अभी ये 10% किसका निकलेगा, कितना होगा, 6 रुपए। 6 रुपए और खर्च किए तो बचाए कितने, और 54 को सवाल में बचत कितनी बोल रहा है, ये देखो ये बोल रहा बचत कितनी है उसकी 5400, 5400। तो अगर हम एक का मान देखें तो कितना आ जाएगा 100। यहां भी हम 100 का मान 10,000 बता सकते हैं, बाकी ऊपर लिख दो एक का मान 100 गुना, तो सैलरी भी कितने गुनी 100 गुनी। 100 गुना 100 कितना हो गया, यह है उसकी इनकम है। लेकिन ऐसे सवालों को करने का एक बेस्ट तरीका और होता है, मैं यहां बता रहा हूं मेथड 2। ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक बेस्ट तरीका और होता है। क्या तरीका, आप अपने आप में कोई ना कोई इनकम एक्स मान लो इनकम एक्स है अगले की, बोलो क्लियर, इनकम ही तो बतानी है। अब इसका 20% खर्च कर दिया तो आप बचत पर चलते जाओ, बताओ 20 खर्च हुआ तो बचा कितना। अब ये जो भी है अपने आप में 100% है, इसका 25% खर्च कर दिया तो बचा कितना, ये नीचे 100% हटा के लगा रहे हैं अपन, परसेंट हटा के 100 लगा रहे हैं। उसके बाद में 10% और खर्च कर दिया तो बचत कितनी 90%, और बचत दे कितनी रखी है। बस अब इसको सोल्व करना है हमें, ये जो दिया गया मान है इसको सोल्व करना है, एक लाइन में उत्तर देना है। तो ये जो मेथड है ये सही रहेगा हमारे लिए। अब अगर इसे सोल्व करें तो देखो 20 का 4 बार और 20 का 25 का 3 बार और 25 का 0 से क्या कट गया, 4 से क्या कट गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 9 3 27 आ गया, और 27 का डबल 54, ये कट गया यहां से, बोलो क्लियर है यहां तक। अब ऊपर की इधर वाली सारे मान कट गए, इनको सबको केवल गुणा ही करना है। तो बताओ 5 गुणा 10 कितना हुआ 50, और 50 गुणा 200 मान हमारा आ जाएगा। 50 गुणा कितना 200, 50 को 200 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 3 जीरो लगा दो, बताओ कितने रुपए। जो आप तड़प तड़प के उत्तर निकाल रहे थे वो आसानी से आ गया हमारा 10,000। बोलो क्लियर है क्या, नोट करें। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, सुभाष अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 12% वस्त्र पर, शेष का 25% अन्य मदों पर, और कोई उसकी जरूरतें होती होंगी उन पर। इसके बाद उसके पास 528 रुपए बच जाते हैं। तो सुभाष का वार्षिक वेतन ज्ञात करें। जैसे हमने किया है लास्ट उसी की तर्ज पर करना है।
क्या करेंगे इसमें हम? सबसे पहले सुभाष का मासिक वेतन क्या मान लेंगे? एक्स मेथड से ही बताएंगे अब हम। 20% भोजन पर खर्च कर दिया सो तो कर दिया, बचा कितना बताइए? 80% बच गया। फिर शेष का 12% वस्त्र पर है, तो अब कितना बचा? 88%, क्योंकि हर बार 100% मानना है। कार्रवाई कर दी फिर 100% मानना है, फिर कार्रवाई कर दी फिर 100%, दोबारा कम करेंगे तो अब फिर से 88%, अब फिर इसको 100% मानना है। फिर अन्य जरूरतों पर जो अदर आइटम्स है उसका, उन पर वह 25% खर्च करता है, तो अब क्या बचेगा? 75%। और इसके बाद भी उसके पास कितने रुपए बच गए? तो ये बचत लिखते जा रहे हैं हम, खर्चा नहीं लिख रहे, बचत। 20 खर्च कर दिए 80 बचे, 12 खर्च कर दिए 88 बचे, 25 खर्च कर दिए 75 बचे, तो बचत लिखते जा रहे हैं और बचत बराबर 528। अगर अपन इसको सोल्व करें यहां से, तो बताओ 20 का कितनी बार और यहां कितनी बार? 25 का, 25 का 4 से क्या कट गया? 4 से 22 बार, और 4 से कितनी बार? 25 बार। 22 से ये कट रहा है क्या? 22 का डबल कितना? 44, और कितना? 22 चौक 88, हाँ ये आ गया। 3 से ये कितनी बार? 8 बार। 25 गुणा 8 कितना हुआ? 200, और 200 का 5 गुना कितना आया? 1000। लेकिन ये तो मासिक आय आई, ये कैसी थी? मासिक। और पूछी कैसी है? क्या करना पड़ेगा? 12 से गुणा, क्योंकि 12 महीने वार्षिक चाहिए हमें, ये मंथली है, आपको 12 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं, और 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,000 रुपए। ये सालाना कमाता है कोई आदमी। किस किस का सही था? नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को देता है, ठीक है, और शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है, और शेष बची आय का 10% एक ट्रस्ट में दे देता है, दान दे देता है कि पूरी जिंदगी कमाया, कम से कम कुछ तो करूं। उसके पास अब 45,360 रुपए शेष बचते हैं, तो बताइए उसकी आय, आय यानी टोटल पैसा कितना था उसके पास? देखिए, कोई आदमी है, उसके पास कोई भी इनकम है, जैसे मान लो कोई आदमी बूढ़ा हो गया और अब वह कमा कर पैसा देना चाहता है घर वालों को, सरकारी नौकरी करता था, क्योंकि भारत में इंसान को केवल एक ही चीज दिखती है, सिर्फ क्या?
गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। फर्क बहुत है वैसे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत कुछ करते हैं ना, तो प्राइवेट सेक्टर में आपकी आगे आने वाली जो एक पीढ़ी है ना, एक पूरी जनरेशन है, उस पूरी जनरेशन की मेहनत आप बचा देते हैं प्राइवेट सेक्टर में। कहने को गवर्नमेंट सेक्टर बहुत कुछ नहीं है आप इतने, लेकिन आज के समय में दूसरा ऑप्शन नहीं है। समस्या ये रह गई कि आप कोई अंबानी वगैरह के परिवार से नहीं हो कि आपको कहीं शोरूम खोल के 20 करोड़ रुपए लगा के बैठा दिया वहां पे, ऐसा नहीं है। आपकी फैमिली पहले से ही मिडिल क्लास क्या लोअर क्लास फैमिली है। तो अगर लोअर क्लास फैमिली के पास प्राइवेट सेक्टर के ऑप्शन नहीं होते, इसलिए वह गवर्नमेंट सेक्टर चुनता है। वरना गवर्नमेंट सेक्टर होना एक नुकसानदायक चीज है। कैसे? जैसे मान लो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लगे, आप एज ए एग्जांपल मेरे फादर का मान लो, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो जॉब लग रखे हैं, आज भी जॉब में है, अभी रिटायरमेंट है नहीं। तो अगर जॉब कर रहे हैं यहाँ पे मान लो, तो मुझे उनकी कोई चीज का एडवांटेज मिला क्या? जॉब का एडवांटेज। घरेलू परिस्थिति अच्छी होना एक अलग बात है, जॉब का एडवांटेज, भाई उन्होंने जॉब की, अपना समय दिया सारा, वहां से अपना समय दिया, तो उन्होंने मनी कमाई केवल, और वो मनी घर पे काम में ली ओनली। उन्होंने अपने जॉब का एडवांटेज नहीं दिया मुझे वापस जीरो से शुरू करना पड़ा मेरी काबिलियत के अकॉर्डिंग, वापस जीरो से जितनी आप में काबिलियत होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में अगली जनरेशन को फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने यही दिमाग प्राइवेट सेक्टर में दिया हो, यही दिमाग, और आपने अपनी पूरी पीढ़ी प्राइवेट सेक्टर में लगा दी, एक जनरेशन आपने, जैसे मान लो मेरे पिताजी ने, कितनी भी उनकी एज हुई हो, वर्तमान में मान लो 55 ईयर्स के अराउंड उनकी एज है, और वो जॉब लगे थे 20 साल के, 22-23 साल के मान लो, क्योंकि 31 ईयर्स की उनकी जॉब हो गई, तो 24 साल के मान लो, 24 ईयर्स, इतनी साल की वो जॉब लगे, 31 ईयर्स उन्होंने जॉब की। अगर वो 31 ईयर्स में कोई प्राइवेट काम कर रहे होते, कोई खुद का सेल्फ बिजनेस कर रहे होते, मान लो कोई होटल बना चुके होते वो, और होटल बना चुके होते, तो मान लो जिस दिन वो घर पे बैठते कि आज मैं संभालने की स्थिति में नहीं हूं, मैं घर बैठूंगा, ठीक है, काफी वृद्धावस्था में उम्र अगर उनकी आ जाती, तो मुझे फिर से होटल बनाने की जरूरत पड़ती क्या? जहां पे वो छोड़ते वहां से शुरू करता, फिर मैं अगली जनरेशन जो है वो जहां छोड़ेगी ना, वहां से वो आदमी अगली जनरेशन शुरू करेगी। गवर्नमेंट जॉब आज के समय में आपको सिक्योरिटी तो देती है, लेकिन पूरी एक जनरेशन की मेहनत खा जाती है, पूरी एक पीढ़ी की मेहनत खा गई, क्योंकि अगली पीढ़ी के लिए वो जॉब पहले से होगी नहीं, और वो नहीं होगी तो उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि इसके लिए फिर एंटरप्रेन्योर, जो सरकार कहती है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी बनना, और उद्यमी बनने के लिए क्या चाहिए? मनी। तो भारत में तो सबसे पहले उद्यमी आदमी तब बनेगा जब खाना खाएगा, खाना खाने के लिए मनी नहीं है तो उद्यमी कहां से बनेगा? हर आदमी आज भारत में सरकारी नौकरी में इसीलिए लग रहा है, क्यों तैयारी कर रहा है? क्योंकि सबसे पहले उसको क्या मिले। अभी थोड़ी देर पहले हमने 5 सवाल किए, उनमें सबसे पहला खर्चा आदमी का किस पर था? तो आप इस चीज को समझिए कि आदमी की पहली मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान में भी नाम पहले किसका आ रहा है? ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आदमी की। उसके लिए आदमी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में वो भी नहीं बना पाएगा, वो भी नहीं कर पाएगा। तो ये हर व्यक्ति के लिए मान लो ये समस्या का सबब है, भारत में सरकारों का फेज है या क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है, लेकिन इस दुर्भाग्य से होते हुए आपको गुजरना पड़ेगा, मेन बात ये है। आप लोगों ने तो अच्छा काम कर दिया, लॉजीबर्ड कंपनी में भेज देंगे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना के। ठीक है, देखिए कर लिया क्या हमने ये सवाल? नहीं किया ना अभी। देखिए, एक व्यक्ति की इनकम हमने एक्स मान ली, और कितना परसेंट दिया बड़े बेटे को, तो बचा कितना? 80%। जो भी बच गया उसमें से छोटे बेटे को क्या दिया, तो बचा कितना? 70%। अब जो भी बचा उसमें से दान कितना कर दिया? 10% डोनेट कर दिया किसी ट्रस्ट में, तो बचा कितना? जो था उसका 90%। और सवाल कह रहा है अब ये बचा लाए हैं,
तो साहब जी 45,360 रुपए बचा लिए उन्होंने। तो आपसे कहा वो कमाए, उसके पास पैसा इकट्ठा था कितना, तो अब सोल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से दोनों जीरो काट देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, 9 से इधर काटना चालू करते हैं। सबसे पहले 9 से काटेंगे तो एक बार, 9 पंजे 45, भाग नहीं जा रहा, 9 चौक 36, 50 40 आ गया। फिर हम 7 से काटेंगे, 7 गुणा 7 49, 14, 7 दूनी 14, 720। फिर हम 8 से काटेंगे, 8 नाम 72, कितना आ गया 90। यहां तक कोई इशू नहीं है। और 90 के यहाँ मान लो 90 आ गया अपने पास। अब 90 के 1 2 3 जीरो लगा दो, उधर ले जाके गुणा होंगे। तो बताओ उस आदमी के पास पैसे कितने रखे हुए होंगे, 90,000 उस आदमी के पास लिखे हुए होंगे। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन आपके लिए। एक व्यक्ति के पास कुछ धन है और इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च कर देता है और शेष धन का 5% यातायात पर खर्च कर देता है। यदि उसके पास 720 रुपए उपहार में मिले, यदि उसके पास 3840 रुपए शेष बचे हों, तो उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए? उपहार में मिलने का मतलब रास्ते में आ रहा था घर पे तो पड़े हुए मिल गए 720 रुपए।
क्या करना है, देखिए एक व्यक्ति के पास कुछ धन है और वह इसमें से 20% एक वस्तु खरीदने के लिए खर्च करता है। तो x रुपए थे, 20% खर्च कर दिया तो कितना परसेंट बचा, 80% पैसा उसके पास बचा। उसके बाद कह रहा है शेष धन का 5% यातायात पर, ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर देता है, तो 95% अब बचेगा उसके पास। यदि उसके पास 720 रुपए उसे उपहार में मिले, 720 उसके पास और होने चाहिए, ये जो बच गए ये तो ठीक है, 720 रुपए उसको और मिल गए, तो अब उसके पास शेष धन राशि कितनी है, 3840 रुपए। तो उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए, ये आपसे पूछा है। तो अब बताइए, सबसे पहले तो ये 720 कम कर दो जो रास्ते में पड़े मिले, वरना तो कम ही रहते पैसे 3840 में से। तो 700 कम किए तो 3100 और 20 और कम किए तो 3120 आ गए। तो आप यहां से सीधा सीधा कह सकते हैं, यहां से ये कम कर देंगे तो जीरो से क्या काट दें, 0, 19 का और कितने 20 का 4 बार, और ये कितने बार 5 बार, यहां से 2 से ये कितनी बार 2 बार। तो x गुना 2 गुना 19 बटे में 5 बराबर 3100 कितना आ गया, 20 रुपए। ये आपको दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना, कोई छूट थोड़ी गया कोई चीज। 720 तो घटा दिया था ना इसमें से 3120, और इन सबको काट दिया हमने, कोई दिक्कत थोड़ी है। 20 को काट दिया क्या हमने, 4 से काटा था क्या हमने, 2 को ही काट दिया मैंने। अच्छा 2 बार, यहाँ कितना आ गया 10, और 2 से फिर काटेंगे तो कितना आएगा 5, एक 5 हो रहेगा नीचे, है ना, यही कहना चाह रहे हो। अब देखिए यहाँ से अगर इसे क्या कह रहे हैं, हाँ ये 2 भी कट गया ऊपर से, ठीक है, फिर काट दिया तो ये आ गया। 19 से ये कट रहा है क्या, 19 से ये कट रहा है, 19 से कम 19 कितना बचा, नहीं, उपहार में मिले, यदि उसके पास 3840 शेष बचे, उपहार में मिले और शेष बचे, दोनों अलग अलग अगर माने, मैंने एक मान लिए दोनों कि हो सकता है मिले हों और फिर देखे हों। हाँ, एक लैंग्वेज इसकी ये भी कह रही है कि इफ ही हैज लेफ्ट विद हिम, कितने पैसे बचे उसके पास, 3840 अलग बचे हों और 720 अलग मिले हों, ये जोड़ के कर सकते हैं। पर हाँ, यहां अगर ऐसा नहीं कर रहे तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो 720 रुपए अगले आदमी के पास, उसे 720 रुपए अगर उसके पास बचे हों तो 3840 तो खुद के पास और 720 पड़े हुए मिल गए, तो कुल पैसा कितना हो गया, 4560 रुपए। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए इस तरीके से। तो बताइए यहां से सोल्व करें, x गुणा 19 बटे 5 गुणा 5 और बराबर 4500 कितना 60, 19 से काटेंगे, 19 से कम 19, 19 दूनों 38, कितना बचा 7, 19 चौक 76, 240 आ गया, और 5 गुणा 5 25 से गुणा कर दो, कितना आंसर आ रहा है 6000 रुपए। और आपसे ये उत्तर नहीं हुआ, ये तो उसकी सैलरी हुई है, ये क्या हुई है सैलरी। फिर से सुन लेना एक बार ध्यान से, यहां ये वाली जो लैंग्वेज है ना, ये कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग का मतलब एक तो ऐसा हो सकता है कि पड़े हुए मिले उसको, या उपहार में किसी ने गिफ्ट में दिए और फिर उसको बोले, लेकिन यहां कह रहा है कि उसके पास शेष बचे हुए पैसे ये हैं और वो अलग मिले हैं। तो 3840 और 720 अलग मिल गए, तो कितने हो गए टोटल 4560 लिखना है यहाँ पे। फिर सोल्व करेंगे तो वह 6000 कमाता है। कमाई पूछी नहीं, जो पूछा वो बताइए ना। तो क्या पूछा, यातायात पर कितने खर्च किए। तो 6000 में से सबसे पहले तो 20% कम कर दो। आप 20% कम करेंगे तो बताओ 600 और 600 1200 कितने बचे। क्यों, क्योंकि वो 1200 तो अगला और कहीं खर्च कर रहा है कोई वस्तु खरीदने पर, आपको तो ट्रांसपोर्टेशन का बताना है, और बचे हुए पर ट्रांसपोर्टेशन का कितना परसेंट करता है। तो इसका 50% हमारा 5% उत्तर आएगा। 10% कितना, तो 5% कितना, ये उसने ट्रांसपोर्ट पर खर्च किए। कहीं से भी जाके सामान लाया तो 240 रुपए किराए पर, पेट्रोल पर जो भी खर्चा हुआ है वो हुआ है। बेहतरीन चीज यही थी समझने वाली, नहीं कट रहा था वहीं समझ जाना चाहिए था कि हाँ भाई जुड़ेगा दोनों मान। हाँ इधर लिख दिया था, हाँ नहीं वो तब होता जब इसमें ये दिया हुआ होता कि उपहार में मिलने, ये देखो यहां कह रहा है यदि उसके पास कितने शेष बचे, तो
आगे से ऐसे सवालों में ऐसा मानना है कि शेष तो खुद का पैसा ही मानना है, उपहार के पैसे अलग हैं, किसी ने दिए हैं तो, समझ गए, फिर उन्हें जोड़ना है। तो हमने क्या किया इसमें, x 80%, फिर 5% और 95% और 3840 खुद के पास बचे, 720 किसी के मांगता होगा, तो कुल मिला के उसको जुड़ के 4560 रुपए हो गए। x का मान निकाल लिया, लेकिन इससे तो सैलरी आई उसकी, आपसे कहा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बताइए, तो पहले तो 20% वस्तु के पैसे निकाल दो, 4800 बचे, फिर उसका 5% खर्च किया तो 240 रुपए उसने ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च किए। इसी प्रकार से अगला सवाल आपके लिए ये रहा। एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर 20% पुस्तकें उर्दू में हैं, शेष का 25% अंग्रेजी में है और शेष का 30% पुस्तकें हिंदी में हैं। यदि इनके अलावा 1680 पुस्तकें लाइब्रेरी में और हैं तो लाइब्रेरी में टोटल बुक्स की संख्या ज्ञात करो। कुल किताबें कितनी हैं लाइब्रेरी के अंदर, यह आपको फाइंड आउट करना है। देखिए एक लाइब्रेरी है और मैं उसमें पुस्तकें कितनी मान लेता हूं, शेष का चलता जाए तो हमेशा इसी पैटर्न से क्वेश्चन सोल्व करने हैं हमें, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि 20% पुस्तकें किसमें हैं, उर्दू में। 20% अगर उर्दू में है तो बाकी बची हुई कितनी बच गई बताओ, 80%। हमें तो शेष की बात करनी है, तो 80% पुस्तकें बच गई। फिर कह रहा है शेष का 25% अंग्रेजी में है, तो शेष का 25 हटा दो, कितना बच गया 75। शेष का 30% हिंदी में है, तो कितना बच गया, और उसके बाद में इनके अलावा तो बाकी बची हुई ये जो शेष का मान आ गया, ये कितना आ गया 1680। आपसे पूछा एक्स का मान बताओ, बता देंगे, क्या दिक्कत है, केवल यहाँ कैलकुलेशन सोल्व करनी है। बताओ यहाँ काटेंगे 20 से 4 बार और 20 से 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, उसके बाद में यहाँ 0 से क्या कट गया, 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, इधर काट लो। 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 28, 7 चौक 28, 240, 3 से काट लो, 8 तिया 24, 80, 80 को 5 से गुणा कर दो और 0 लगा दो, 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा, 4000 पुस्तकें पूरी लाइब्रेरी में थी, उनको अलग अलग जगह इन्होंने बांट रखा है, ठीक है। आ गया था क्या सबका आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेल दुर्घटना हो गई, उसमें 10% यात्री तो मौके पर ही मर गए, उसके बाद में शेष का 20% हॉस्पिटल में लेके भागे तो हॉस्पिटल में मर गए। यदि जीवित यात्रियों की संख्या 1368 हो तो दुर्घटना से पूर्व ट्रेन में कितने व्यक्ति यात्रा कर रहे थे।
देखिए, एक रेल दुर्घटना है, जैसे मान लो उसमें शुरू में अपन ट्रेन में कितने आदमी मान सकते हैं, एक्स आदमी। एक्स आदमी हमने मान लिए, 10% यात्री मौके पर ही मर गए, इसका मतलब यात्री बचे कितने, 90%। देखो रेलवे में हर जगह जहां भी बड़ा स्टेशन होता है वहां पर एक एआरटी होती है, एआरटी। ये एआरटी हर जगह रहेगी। जैसे वर्तमान में ये लालगढ़ है, एलजीएच। ये एआरटी का काम होता है कि आपको जो सायरन बजेगा ना उसके 10 मिनट के अंदर पहुंचना होगा, और हर डिपार्टमेंट को अपने 3-4 आदमियों का नाम देना पड़ता है एआरटी के लिए। इन्हें हर महीने कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, हर महीने। क्यों मिलते हैं, ऑन ड्यूटी रहने पे। हेडक्वार्टर आप बिना कहीं नहीं छोड़ के जा सकते। अगर आप एआरटी में आपका नाम है ना, और फिर अगर आप हेडक्वार्टर छोड़ के चले गए, हेडक्वार्टर छोड़ के जाने का मतलब जहां आपकी ड्यूटी है उसके एरिया को छोड़कर जाना, समझ गए। आप गांव चले गए मान लो, तो फिर आपके प्रबल संभावना है आपकी कि सस्पेंड कर दिए जाओ, आपके खिलाफ एक्शन ले लिया जाए, और मोटा एक्शन। क्यों, क्योंकि एआरटी वो वैन होती है जो कहीं भी ट्रेन पटरी से उतर जाए, कहीं कोई दुर्घटना हो जाए या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो जाए, तो उसके समाधान के लिए एआरटी लगी हुई होती है। सबसे ज्यादा चेकिंग इसी की होती है। अधिकारी वगैरह इंस्पेक्शन कभी भी करते हैं तो सबसे ज्यादा चेकिंग किसकी होती है, एआरटी की। ये ओके होनी चाहिए, 10 मिनट के अंदर आपको पहुंचना चाहिए। और एआरटी वाले आदमी को अलग से टीए मिलता है, अलग से, जहां भी जाना हो। जैसे कहीं भी मान लो अब तुरंत फोन आ गया, और फोन आ गया कि भाई ट्रेन पटरी से उतर गई, या कहीं 2 ट्रेनें आपस में टक्कर हो गई, सूरतगढ़ हो गई, तो तुरंत सायरन बजेगा। यहाँ 10 मिनट में कॉल कंट्रोल ऑफिस। ऐसे तो सायरन तो आदमी अपने घर पे थोड़ी सुनेगा, 15 किलोमीटर दूर बैठा है कोई, तो कंट्रोल होता है। और कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल रूम, वो कंट्रोल फोन करेगा अपने अपने डिपार्टमेंटों को। रेलवेज में अपने अपने डिपार्टमेंट अलग हैं, सारे डिपार्टमेंट। जैसे डॉक्यूमेंटेशन करने वाले डिपार्टमेंट को कौन सा डिपार्टमेंट बोला जाता है, पर्सनल डिपार्टमेंट। बिजली संबंधी डिपार्टमेंट को कौन सा डिपार्टमेंट बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। वेतन बनाने वाले और कहीं से पैसा वैसा पास करने वाले, उस डिपार्टमेंट को क्या बोला जाता है, अकाउंट्स। जितने भी आपने कई जगह आपने सिग्नल देखे होंगे, रेड लाइट देखी होंगी, ये सारे उस डिपार्टमेंट को क्या बोला जाता है, सिग्नल। रेलवे में हर ऑफिस में रेल का नेट होता है अलग से, तो उसको सिग्नल एंड टेलीकॉम एक में ही है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, ये अलग से डिपार्टमेंट होता है। कई जगह रेलवे में, रेलवे पटरी पर सही चल रही है नहीं चल रही है, ट्रैकमैन वगैरह, ये पॉइंट्समैन वगैरह, ये इनके लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। रेलवे में टीटी होंगे, गार्ड्स होंगे, इनके लिए अलग से। ये कॉमर्शियल चीज आ गई तो इसके लिए कॉमर्शियल डिपार्टमेंट रेलवे का अलग होता है, ये डिपार्टमेंट अलग है, कॉमर्शियल। इसके अलावा रेलवे में आपको कई बार सामान की जरूरत पड़ेगी, तो रेलवे का अपना ही अलग से कौन सा डिपार्टमेंट होता है, स्टोर डिपार्टमेंट होता है। रेलवे में आपको बहुत सारा, इतने लोग हैं तो उनको मेडिकल फैसिलिटी भी चाहिए, तो एक डिपार्टमेंट अलग से आपका कौन सा डिपार्टमेंट होगा, मेडिकल डिपार्टमेंट होगा। रेलवे की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए आपको पुलिस भी चाहिए, इसलिए एक डिपार्टमेंट आपका क्या हो गया, आरपीएफ डिपार्टमेंट हो गया। रेलवेज में और भी कई प्रकार के, 3-4 प्रकार के और डिपार्टमेंट हैं। जैसे मान लो ये डिपार्टमेंट आ गए, इसके अलावा भी एक डिपार्टमेंट टीआरडी डिपार्टमेंट होता है। जैसे आजकल रेलवे में टीआरडी डिपार्टमेंट हो गया। टीआरडी कौन सा, आपने देखा होगा ना, आजकल रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, और इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर क्या होता है, ऊपर से तार जाती हैं और इलेक्ट्रिक लोको चल गए, तो उसका काम टीआरडी। तो आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रिकल क्या करती है, ये इलेक्ट्रिकल ट्रेन के अंदर की इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है। ट्रेन के अंदर लाइट खराब हो गई, पंखा खराब हो गया, एसी नहीं चल रहा, ये भी तो हो सकते हैं ट्रेन में कई प्रकार की खामियां। फिर और क्या काम है इसका, जितने भी कर्मचारी रहते होंगे उनको क्वार्टर भी मिलते होंगे, तो क्वार्टर का बिजली का बिल बनाना, क्वार्टर का पंखा खराब हो गया, क्वार्टर की कई चीजें। रेलवे में एक डिपार्टमेंट और होता है जिसे IOW कहा जाता है, इंचार्ज ऑफ वर्क्स। मान लो क्वार्टर पे किसी की कोई दीवार गिर गई, दीवार बनानी है, कमरा बनाना है, 2 कमरे बनाने हैं, कोई भी प्रकार का गेट लगाना है, खिड़की टूट गई, पानी का पाइप टूट गया, कोई भी काम हो गया, इस प्रकार की सारी कार्रवाई करने के लिए इंचार्ज ऑफ वर्क्स के पास लिख के लेटर देना पड़ता है। आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपके पानी नहीं आ रहा मान लो घर पे, तो आप तुरंत IOW को लेटर लिख दो, या नंबर रहते हैं, जानकारी रहती है, फोन कर दो कि हाँ साहब ये दिक्कत आ रही है, ये समस्या दूर कर जाओ, तो वो दूर कर देंगे समस्या। तो पूरा महकमा एकदम बटा हुआ है हर जगह।
जब तक आदमी नौकरी नहीं लगता ना, तब तक वो सोचता है रेलवे क्या है, एक है, यूनिट है। लेकिन उसके बाद में जब वो जॉब लग जाता है ना, तब उसको पता लगता है खुद को एक्चुअल में कि रेलवे तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका आपस में चीजें जुड़ी हुई हैं। रेलवेज के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आपके थ्रू नहीं है, चीजें जुड़ी हुई हैं, आप पर कोई डिपेंडेंट नहीं, आप अपना काम पूरा करो। रेलवे में एक ऐसा डिपार्टमेंट है लॉन्ड्री, जिसके अंदर आपने देखा होगा एसी केबिन में जाओगे तो आपको बेडशीट वगैरह दी जाती है, नहीं दी जाती? तो बेडशीट तो खराब हो गई, तकिए का कवर तो खराब हो गया, हो सकता है किसी बच्चे ने चाय गिरा दी हो, सामान गिरा दिया हो, कुछ भी गिरा दिया हो, तो इन सब के लिए लॉन्ड्री, मैकेनिकल, एक मैकेनिकल बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, मैं नाम भूल गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है रेलवेज का, सबसे ज्यादा वैकेंसियां मैकेनिकल में आती हैं। तो इस प्रकार से इतना इतना वाइड है ये, मान लो नेटवर्क, जिसमें आप अपना काम पूरा रखिए बस। रेलवे में अगर आप फंस सकते हैं तो छोटी सी सुई के कारण भी फंस सकते हैं, बच सकते हैं तो हाथी निकल जाता है। कोई नजर नहीं दे रहा, आप पर नजर नहीं रख रहा, आप कोई, अगर आपने गलती नहीं की है तो आप बच जाएंगे, गलती भी की है, नजर में नहीं आई तो निकल गया जो निकल गया, और फंस सकता है तो एक सुई भी फंस जाएगी। तो ये इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं आपके पास सारे, तो ये एआरटी जो है ना, इन लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंटों के लोग अपने अपने 2-2 3-3 लोगों के नाम देते हैं, और 2-2 3-3 लोगों के नाम देते हैं, ताकि फिर सायरन बजेगा तो हर एक कंट्रोल ऑफिस बना हुआ रहता है उस डिवीजन के अंदर। उस कंट्रोल ऑफिस में हर डिपार्टमेंट के 2-2 बंदे बैठे हुए कंट्रोल में, एनी टाइम 24 घंटे। वो 2 ही 24 घंटे नहीं रहते, उनकी 8 घंटे ड्यूटी हो गई तो दूसरे 2 आ जाएंगे। तो ऐसे 24 घंटे के लिए आप वो डिपार्टमेंट बैठे रहते हैं। उनका काम ये है, अपने डिपार्टमेंट का कंट्रोल है, वो वहां सूचना आएगी तो आपको तुरंत एक्शन लेना है। तो तुरंत, जैसे मान लो यहां लालगढ़ में बात करनी है, तो तुरंत कंट्रोल के, जैसे मान लो किसी का डिपार्टमेंट मैकेनिकल है, तो कंट्रोल में मैकेनिकल के जो बंदे बैठे होंगे वो तुरंत फोन करेंगे कि एआरटी बोल गई, तुरंत भागो, और तुरंत वो लोग वहां जाएंगे, एआरटी वैन तुरंत रवाना हो जाएगी, और अपने बचाव कार्य के लिए वहां तुरंत पहुंचना जरूरी है। तो इस प्रकार से ये रेलवे दुर्घटना का सवाल आया, इसलिए हमने यहां बात की। अब देखो इसमें क्या, आप जब जॉब लग जाएंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से पता लगेगा कि डिपार्टमेंट क्या होता है। जब हमारी रुचि बनती है तभी तो कोई काम हो सकता है। रेलवेज पिछड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि कुछ लोग इसमें बिना काम करने वाले हैं, काम नहीं करने वाले हैं, और काम आपस में एक दूसरे का जुड़ा हुआ रह गया। जैसे मुझे एक बात बताओ, कोई मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, अब उसको किसी औजार की जरूरत है, और वो औजार स्टोर में मिलेगा, और स्टोर का आदमी ढीला है, स्टोर में जाके मैकेनिकल वाला कह रहा है मुझे ये सामान चाहिए, वो कह रहा है सुबह देंगे, दोपहर बाद आना, अभी तो लंच का टाइम हो गया। तो इसका मतलब वो काम उसके कारण डिले हो गया, समझ गए? इसलिए एक दूसरे पर डिपेंडेंसी ज्यादा है। अगर बेहतरीन लोग हों और सिस्टम अगर सुधर जाए तो काम बहुत फास्ट हो सकता है। धीरे होने का यही कारण है। कितना ही बड़ा इंस्पेक्शन हो, कितना ही बड़ा, जैसे मान लो हमारे पास एक दिन एक अधिकारी आए जयपुर से, और वो चेकिंग करने आए, बोला दिखाइए आपके स्टोर में क्या क्या सामान पड़ा है, क्या क्या, क्योंकि हर जगह हमारे भी छोटे छोटे स्टोर है जिसमें हम स्टोर से सामान लाके हमारे स्टोर में रखते हैं, ठीक है? तो दिखाइए आप सामान। अब दिखाइए कहाँ, ऑनलाइन कर दिया सारा काम, तो ऑनलाइन कर दिया, यूडीएम पे तो नेट नहीं चल रहा। अब नेट नहीं चल रहा तो हम क्या करें? सर सिग्नल वालों को लेटर लिखा हुआ है, चलो खत्म, काम खत्म हो गया, इंस्पेक्शन, क्या करें भाई? अगले चेकिंग करने आए थे ऑनलाइन, उन्होंने कहा लाओ कंप्यूटर में दिखाओ, मैंने कहा सर नेट नहीं चल रहा। अब क्या करें बताओ? वो ये थोड़ी कह सकते नेट क्यों नहीं चल रहा, मैंने कहा नहीं चल रहा तो सिग्नल वालों से पूछो, हम क्या करें? नेट का काम किसका है? सिग्नल एंड टेलीकॉम का काम है, तो उनसे पूछो। तो इसलिए कितना ही बड़ा अधिकारी दूसरे सूबे का हो, दूसरे सूबे का छोटे से छोटा आदमी उसका काम करने के लिए मना कर सकता है, टाल सकता है, बहाना दे सकता है। और रेलवेज अब धीरे धीरे सुधर रहा है भारत में। पहले अनुकंपा पे लोग ज्यादा आते थे, पिताजी की डेथ हो गई उसकी जगह दूसरा आ गया, इस प्रकार से, लेकिन अब रेलवेज में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। तो यहां हमने ये सवाल कर लिया क्या? देखो 10 बता दिया क्या मैंने आंसर? 10% लोग मौके पर ही मर गए, तो बचे हुए कितने हैं? उसमें से 20% अस्पताल में मर गए, तो बचे कितने? जीवित यात्रियों की संख्या कितनी है? यहां से एक्स का मान बताना है, बताइए कितना आ रहा है? यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से क्या आ गया? 2 जीरो। अगर 8 से इसे काटेंगे तो 8 एकम 8, कितना बचा? 5, 56, 8 7 56, 1 आ गया। 9 से इसे काटेंगे तो कितनी बार गया?
9 एकम 9, 19 आ गया क्या? 19 आ गया। अब 19 के 2 जीरो लगा दो तो बताओ कितने लोग यात्रा कर रहे थे? 1900 लोग उस ट्रेन में सफर कर रहे थे। नेक्स्ट, अगला सवाल जनसंख्या पर आधारित सवाल है, जैसा दिया हुआ है उस पर वैसा विचार कीजिए। एक नगर की जनसंख्या 800 है, 5% की दर से वार्षिक वृद्धि हो रही है, 2 साल बाद नगर की जनसंख्या बताओ। देखिए एकदम आसान सवाल, एक नगर की जनसंख्या है कितनी? तो पहला तरीका तो ये है कि हर साल बढ़ कितनी रही है। तो पहले साल अगर 5% बढ़ेगी, 10% में 80 बढ़ जाती, 10% में कितनी बढ़ जाती? तो 5% में कितनी बढ़ेगी? तो अगले साल कितनी हो गई? 840। और फिर अगले साल आपसे 1 साल बाद पूछा या 2 साल बाद, तो फिर से 5% बढ़ा दो, 10% में 84 बढ़ती, 84 बढ़ती, तो बताओ 5% में आधी कितनी बढ़ेगी? 42 और बढ़ेगी, तो कितनी हो जाएगी? ये हमारा उत्तर आ सकता था, लेकिन इस जगह में कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए इससे बेटर है पिछला तरीका ही अपनाएं। ये अपने आप में 100% है, 800 अपने आप में कितनी परसेंट? तो अगले साल ये कितनी परसेंट हो जाएगी, और फिर से अगले साल कितनी हो जाएगी? वही काम करना है जो पिछले 5% बढ़ रही है, तो बढ़ा देंगे 105 105, 2 जीरो से 5 से 21 बार, और 5 से 21 बार, और 5 से 4 से 8 कितनी बार? 21 गुणा 21, 441, 441 का डबल है, ये नई जनसंख्या हो जाएगी सर जी। क्लियर है? करिए नोट। अगर ये नोट कर लिया है तो अगला सवाल आपके लिए ये रहा। एक कस्बे की जनसंख्या 20,000 है, जनसंख्या हर साल 10% की दर से बढ़ रही है, 3 साल बाद जनसंख्या बतानी है आपको कि कितनी हो जाएगी सर। देखिए एक कस्बे की जनसंख्या है कितनी, ये अपने आप में 100% है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 10% अगर बढ़ रही है तो अगले साल कितनी हो जाएगी? फिर से अगले साल कितनी हो जाएगी? फिर से अगले साल कितनी हो जाएगी? जितने सालों की बात की जाए उतनी बार यह चीज रिपीट कर देंगे हम। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। वास्तव में मामला 11 गुणा 11 गुणा 11, 1331, और जीरो लगा दो, और इसका कितने गुना?
1331 का डबल 2662 और जीरो लगा दो, बताओ कितनी जनसंख्या हो गई? जो 20,000 की जनसंख्या थी 3 साल बाद बढ़कर 26,620 हो गई। अगला सवाल आपके लिए, एक नगर की जनसंख्या 50,000 है, 3 लगातार वर्षों में वृद्धि, अब कोई जरूरी नहीं है एक ही परसेंट से बढ़े, कभी कम बढ़े ज्यादा बढ़े, तो वृद्धि हुई है तीनों साल, पहले साल 5%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 20%, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? पचास हजार दिया हुआ है, पहले साल 5% बढ़ी तो कितनी हो गई? 105, फिर 10% बढ़ी तो कितनी हो गई? 110, और जब 20 बढ़ी तो कितनी हो गई? 120, तो 3 साल बाद नगर की जनसंख्या इसको सोल्व करने से आ जाएगी। कई बार क्या कहता है, कई बार ये ना देकर इसकी वैल्यू दे देता है कि 3 साल बाद इतनी है तो पहले कितनी थी, तो इसको x मान लेंगे। अगर बाद की दे दे तो बराबर में लिख देंगे और इसको क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। हाल फिलहाल इसको सोल्व करना पड़ेगा, 4 0 से 4 0, अब यहां से 0 से 5 से 10 कितनी बार? 2 से 12 कितनी बार? 6 बार। 105 का 6 गुना 630 और गुणा में 110, 11 3 33, 11 6 66, 66 और 3 69, यही आ रहा है क्या? 69300, 69,300, इतनी जनसंख्या मिलेगी अगर 50,000 है और 3 साल बाद वेट कर लोगे तो। एक समय भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी थी, हाल फिलहाल भी बढ़ रही है एक एवरेज रेट से, लेकिन लगभग 1970 के दशक में भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी थी। क्यों बढ़ी थी वो, उस समय क्यों बढ़ा था ऐसा काम? क्योंकि भारत में एक चीजें यूएस बहुत सोच समझ के, जो विकसित देश है ना, हमें उन्हें देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए कि उनमें क्या चीजें देखी जा रही हैं। आपने देखा होगा कि जैसे भारत में स्टेट हैं, ऐसे ही यूएसए में भी स्टेट हैं क्या? हैं। भारत में कितने स्टेट हैं? ऐसे ही यूएसए में कितने स्टेट हैं? 50 राज्य हैं यूएसए में। और वहां की जो संसद है जिसका नाम कांग्रेस है, वहां की संसद का नाम क्या है? यहां तो यहाँ पार्टी है कांग्रेस, वहां की संसद का नाम कांग्रेस है। अपन संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट, वो कांग्रेस बोलते हैं। तो वहां की जो कांग्रेस है उसमें टोटल सीटें कितनी हैं? जैसे अपने लोकसभा होती है वैसे वहां लोअर हाउस और अपर हाउस होता है, तो जो मेन डिसीजन लोअर हाउस लेता है, तो लोअर हाउस लेता है तो उसमें कितने लोग बैठते हैं? 100। कैसे? हर स्टेट के कितने लोग? 2 लोग फिक्स हैं। अगर उसकी जनसंख्या ज्यादा है तो भी आदमी 2 बैठेंगे और जनसंख्या कम है तो भी 2 बैठेंगे। लेकिन भारत में जो हमने पार्लियामेंट में लोगों को बैठाने का तरीका अपनाया, ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग बैठाया। कारण क्या है? क्योंकि वर्तमान में भारत में पार्लियामेंट के अंदर कितने आदमी बैठते हैं? लोकसभा में बताइए, ये सीटें हैं क्या 552? और इनमें से होते कितने हैं? और इनमें से भी 2 चुने जाते हैं, तो कितने चुने जाते हैं? 2 तो एंग्लो इंडियन, जिनको खत्म कर दिया, हटा दिया ना एंग्लो इंडियन का प्रावधान, तो 545 मान लो इतने लोग। और जिस समय संविधान बना था 1947 के समय, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी, और आज कितनी है? 140 करोड़। इसीलिए 4 गुनी हो गई आज जनसंख्या। पहले 1 आदमी ढूंढते थे, आज 4 आते हैं। इसीलिए तो बेरोजगारी बढ़ी हुई है। हर चीज का कारण जनसंख्या बढ़ती है, हर चीज का कारण। कोई भी रीजन उठा लो आप, हर चीज का। वस्तु महंगी बिक रही है, जनसंख्या बढ़ती। क्यों? क्योंकि मांगने वाले ज्यादा हैं, वस्तु की डिमांड ज्यादा हो रही है तो महंगी बिकेगी, सीधी सी बात यह है। तो जनसंख्या बढ़ती हर चीज का कारण है। तो हमने जब ये संसद में 40 करोड़ थी, तो हमने उस समय हर 10 लाख पर 1 आदमी संसद में बैठाया। इसका मतलब कुल मिला के हमने 389, लगभग 389 आदमी हमने पार्लियामेंट में
वो जो संविधान सभा जो बनी थी ना उस समय, तो उस समय जो संविधान सभा बनी थी हमारा, उस समय 389 आदमी थे। क्यों थे ये? क्योंकि 10 लाख से एक आदमी खींचा था ऊपर। तो हमने फिर राज्यों को इसी हिसाब से बढ़ा दिया। वर्तमान में यूपी में लोकसभा से कितने लोग चुनकर जाते हैं? राजस्थान से कितने चुनकर जाते हैं? 25। तो इसका मतलब कोई भी आदमी ये चाहेगा कि मैं राजस्थान अगर छूट भी जाए तो ठीक है, यूपी में मेरी बढ़त रहनी चाहिए, है या नहीं है? तभी तो उसके 80 एमपी चुन के आएंगे। तो अगर कोई सरकार परफॉर्मेंस करना चाहेगी तो वो बराबर परफॉर्मेंस ना करके और ज्यादा कहां उसकी नजर कहां रहेगी? यूपी में। इसीलिए तो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट को, और जो हमारा जो दक्षिण पश्चिमी जो उत्तर पूर्वी जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है उत्तर पूर्वी, वो स्टेटों पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? वास्तव में उन लोगों के साथ दोगलापन हो रहा है। अगर धरातल पर देखा जाए, अब जाके थोड़ा हो रहा है सुधार, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो उन लोगों के साथ बहुत खराब चीजें हैं। उनकी वेशभूषा सारी चीजें म्यांमार में मिलती है, चाइना में मिलती है, इसलिए चाइना चाहता है कि इन लोगों को मैं मेरे साथ मिला लूं, क्योंकि वो वास्तव में मेन दूरी पर आ ही नहीं पाए। और आ क्या नहीं पाई? सरकार उन्हें कभी मेन दूरी पर ला ही नहीं पाई। भारत क्या है आज के समय में? मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, ये 3-4 एरिया, इनको भारत माना जाता है। बाकी लोग वास्तव में असलियत में जुड़ नहीं पा रहे भारत से, क्योंकि सरकार कनेक्ट नहीं कर पा रही। कनेक्ट इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि उसको पता है कि महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, इनको अगर जीत लेंगे, एक बात बताओ, कौन माथाफोड़ी करेगा नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट से? उनसे सारे एमपी मिला के इतने हैं जितने राजस्थान से, तो उनमें माथाफोड़ी करेंगे, राजस्थान जीत लेंगे ना, है या नहीं है? बताइए। तो इसलिए वहां प्रोग्रेस पर ध्यान नहीं दिया जाता। यूएसए पागल नहीं है जो हर, चाहे बड़ा स्टेट हो चाहे छोटा स्टेट हो, आदमी कितने हैं, इसका मतलब हर जगह जीत के लिए इक्वल प्रोग्रेस का काम किया जाएगा। इसलिए फिर लोग क्या करने लग गए? लोग 1970 के दशक में बोला जनसंख्या बढ़ा लेते हैं, फिर भाई एमपी ज्यादा चाहिए तो जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 10 लाख पर एक आदमी निकलना था। जनसंख्या बिहार में लालू प्रसाद जी कह दिए, अरे जनसंख्या बढ़ाओ राज्य की, तो अगर जनसंख्या बढ़ाएंगे तो इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी। तो 1970 के दशक में ये सारे मामले उठ के आए और बहुत जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये सब जानते हैं कि राजस्थान में अगर कोई मुख्यमंत्री होगा, उससे ज्यादा जो रेपुटेशन या रेस्पेक्ट की जाएगी वो कहां के मुख्यमंत्री की जाएगी। क्यों? बड़ा सूबे का 80 एमपी आते, लेके साइड में नाराज होके बैठ गया तो मनाना मुश्किल हो जाएगा, है या नहीं है? बताइए। तो इसलिए यहां ये फर्क पड़ जाता है, इसलिए दोगलापन आ जाता है। तो राजस्थान के आदमी सोचेंगे हमारी भी जनसंख्या ज्यादा होगी तो हमारे भी यहाँ जिले ज्यादा बनेंगे, जिले ज्यादा होंगे तो एमपी ज्यादा होंगे, इसलिए जनसंख्या बढ़ाने लग गए। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रुक जाइए, ये तो विन विन सिचुएशन हो गई, बहुत समस्या आ जाएगी भारत में। इसलिए उन्होंने विधानसभा, लोकसभा के अंदर सीटें फिक्स कर दी। कौन सी सन तक? 2026 तक। उस समय अगले 50 सालों के लिए सीटें फिक्स कर दी थी कि 2026 तक लोकसभा में कितनी सीटें रहेंगी? यही सीटें रहेंगी। तो कुल मिला के इसलिए वो डिसीजन 2026 में डिलिमिटेशन फिर से होगा और सारे डिसीजन फिर लिए जाएंगे। तो ये जनसंख्या वृद्धि की बात आई, इसलिए मैंने इस मुद्दे को उठाया कि भारत में भी 1970 के दशक में उस समय फिर कुछ योजनाएं भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी ने चलाई थी, जो मतलब जनसंख्या को कंट्रोल में करने के लिए, कि जिनके 2 बच्चे होंगे उनको टीवी दिया जाएगा, रेडियो दिया जाएगा। उस समय तो टीवी रेडियो जन्नत के बराबर थे। आज टीवी रेडियो को कोई क्या समझे? कुछ नहीं समझे। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी। जिसके पास रेडियो, आज के 20 साल पहले, मुझे याद है हम जब छोटे छोटे थे उस समय किसी के पास रेडियो हुआ करता था तो उसके पास मीठे मीठे बोलते थे कि थोड़ी देर अपन भी सुन लेंगे, है या नहीं है? तो ऐसा था पहले। वो कैसेट डला करती थी जिसमें वो रील आती है एक लंबी, आजकल वो देखने को नहीं मिल रही। आजकल तो वो सीडी और चली गई। हमारे पड़ोसी थे एक, हमारे अंकल, वो सीडी बेचा करते थे, किराए पर देते थे, हम किराए पे लाते थे। 5 रुपए में एक कैसेट देते थे उस समय। वो जो हमारे अंकल थे, अब तो आर्मी में है वो, तो 5 रुपए में एक कैसेट लाते थे। एक पीपा जानते हो ना, पीपा, पीपे में रखते थे सारी कैसेटें। और उस समय सबसे ज्यादा फेमस मिथुन की मूवियां आती थी। पता नहीं कैसे कैसे, अनंतनाग, ऐसी मूवियां, काला चंडाल, ऐसी मूवियां आया करती थी। तो उन मूवियों को हम देखते थे। हमारे घर पे डीवीडी थी। अब कैसेट कहां से लाएं? तो बोला अंकल से ले आते हैं, अंकल तो 5 रुपए लेंगे। तो अब हमारे पास पैसे होते नहीं थे, तो हमारी बड़ी बड़ी सिस्टर थी, वो घर में मुखिया थी, क्योंकि पापा तो जॉब करते थे।
मदर थी वो इलिटरेट थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो इसलिए, और मदर बाहर जाके बाजार से सामान लाना रही है तो बच्चों का ही काम है। तो अब मैं सबसे बड़ी बड़ी सिस्टर थी, उनके पास पैसे रहते थे तो हम उनसे राजी बोलते थे, राजी बोलते थे, उसको कहते थे दीदी आज मूवी देखेंगे और लानी है वहां से। अब वो अंकल फिक्स था उनका काम, चाहे हम उनके पड़ोसी हैं, लेकिन अगर वो डीवीडी मिलेगी तो कितने रुपए में मिलेगी? 5 रुपए में। लेकिन हम उनसे तेज थे, क्यों? क्योंकि पहले डीवीडी में स्क्रैच हो जाते थे तो वो स्क्रैच ऐसे रुक रुक के चलती थी, ठीक है, तो उनकी डीवीडियां कई बार हमारे आसपास के लोग सभी लेके जाते थे, तो हम क्या करते थे, मूवी को भगा भगा के देखते थे। जो 2 घंटे की मूवी थी उसको एक आदमी क्या होता था, डीवीडी के पास ही खड़ा हो जाता था, और डीवीडी में बटन होता था जिसको दबाई रखते थे तो 8 की स्पीड से आगे भागता था, तो हम उसको भगा भगा के देखते थे। तो भगा भगा के देखते थे, पता नहीं क्या था उस समय, आज भी हंसी आती है उन दिनों को याद करके। मूवी को हम भगा भगा के देखते थे और 2 घंटे की मूवी को हम आधे घंटे में पूरा कर देते थे। आधे घंटे में देख भी लेते थे मूवी, मजा आ गया। आधे घंटे बाद मैं लेके जाता था डीवीडी वापस और अंकल को कहता था इसमें तो स्क्रैच आ गए, दूसरी दो, मतलब ये तो चल नहीं रही है। बोले यार स्क्रैच कैसे आ गए? मैंने कहा मुझे नहीं पता, इसमें तो मूवी देख ली। उसी 5 रुपए में उनसे दूसरी डीवीडी और लेके आते थे कि इसमें तो स्क्रैच आ गई, चल नहीं रही। फिर उसके बाद में उनसे दूसरी डीवीडी लेके आते थे। तो मतलब काफी उस समय का मनोरंजन का टाइम था, तो इसलिए सरकार उस समय जनसंख्या नियंत्रण के लिए इस प्रकार के कानून लाती थी। फिर इन चीजों का ज्यादा इफेक्ट हुआ नहीं, ज्यादा फर्क पड़ा नहीं इन चीजों का, तो फिर सरकार ने जबरदस्ती नसबंदी के अभियान चलाए। जबरदस्ती नसबंदी का अभियान का मतलब क्या हुआ? वो सरकार ने तो नहीं चलाया, आज आरोप तो सरकार पे लगता है, लेकिन वो कथित तौर पे ऐसा कहा जाता है कि अधिकारियों ने ऐसा काम किया था। अधिकारियों ने, जैसे कोई मान लो ऑफिसर है और उसको ये कह दिया कि हमें नहीं पता अगले 30 दिन में 100 लोगों की नसबंदी हो जानी चाहिए। अब करनी तो उनकी थी जिनके 2-2 बच्चे थे, लेकिन अधिकारी ने तो अपना कोटा पूरा करना था उस समय, तो कोटा पूरा करने के लिए बेचारे किसी बुढ़े बाबा की भी नसबंदी कर दी। तो इसका मतलब उसका नाम तो लिख दिया वहां लिस्ट में, लेकिन उसके नसबंदी की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उससे जनसंख्या थोड़ी बढ़ रही है। कोई बेचारा कुंवारा आदमी है, उसकी भी नसबंदी कर गए, लेकिन नाम लिख दिया। अब उसने शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, नसबंदी कर गए। नसबंदी करने का मतलब उसके बाद में बच्चे पैदा नहीं कर सकते आप। तो इसलिए इस प्रकार की योजनाएं चलाई गई। तब 1970 में उस समय जाके कई आरोप भी लगे, लेकिन फिर सरकार ने संज्ञान भी लिया कि कहीं अधिकारी काम को पूरा, तो तभी तो राजीव गांधी ने उस समय कहा था कि 1 रुपया मैं ऊपर से भेजता हूं तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं, क्योंकि बीच में सारा काम गड़बड़ हो जाता। तो जो भी आदेश ऊपर से दिया जाता था, नीचे वाले उसको सही तरीके से नहीं पालन करते थे। ये भलाओ टेक्नोलॉजी का पिछले 10 साल में कि अपन चीजें पकड़ने लगे हैं, सोशल मीडिया आ गया है, कैमरे लग गए हैं जगह जगह, पहले कैमरे ही नहीं हुआ करते थे, आजकल तो कैमरे हो गए हर जगह। आदमी को पकड़ना कितना, हर चीज मुझे ऐसा लगता है प्राइवेसी में आ गई आजकल, प्रोटेक्शन हो गया हर चीज का। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष किस स्पीड से बढ़ रही है? 10% से कम हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या ये है तो 3 साल पहले की जो मैंने कहा था वो बात आपके सामने आ गई है। आज की दे रखी है, 3 साल पहले जाओ और पहले की जनसंख्या आपसे पूछिए कि क्या आंसर आएगा। एकदम आसान है, हम शुरुआती एक्स मान लेंगे और फिर 3 साल आगे बढ़ जाएंगे और आगे की लिख देंगे। तो फिर 10-10% कम हो रही है तो कितनी परसेंट बची? 90%। फिर से अगले साल और फिर से अगले साल 90, तो 3 साल पहले चले गए और वर्तमान में कितनी हो गई? ये लिख दिया जो दिया हुआ था, एक्स की वैल्यू निकाल दी, यहां से आंसर बता दिया। जो कट रहा है उसे काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 से इधर काटो एक बार और यहाँ 9 नाम 81, कितना बचा? 97, 20 आ रहा है क्या? फिर से 9 से काटो कितना बार?
180, ये आ गया 1080। फिर 9 से काटो 120, और 120 के 1 2 और 1 3 जीरो लगा दो। तो 120 के जब 3 जीरो लगाओगे तो 1 लाख और कितना आ जाएगा 20,000। इतनी जनसंख्या थी, 10% कम होते होते 87,480 हो गई। किस किस का सही था बताइए। अगला सवाल आपके लिए ये रहा। एक शहर की जनसंख्या हर साल 5% की दर से बढ़ रही है, 2 साल बाद 8820 हो जाएगी, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। देखिए, एक शहर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है, तो पहले हमने एक्स मान लिया, और 5 बढ़ रही है तो 105 हो गई। अगले साल फिर से कितनी हो गई, और 2 साल बाद जनसंख्या कितनी दे रखी है 8820, ये दे रखी है। तो वर्तमान जनसंख्या यानी एक्स की वैल्यू आपसे पूछी, एक्स का मान आपको बताना है। बताइए, 5 से काटेंगे 21/20, फिर से 21/21 गुणा 21 441, 441 से 882 कितनी बार, और जीरो लगा दो। 20 गुणा 20 गुणा 20, इधर 20 का क्यूब कितना आ गया 8000। बेहतरीन तरीके से हमने ये सवाल कर दिया। बोलो क्लियर है क्या। इस प्रकार से हम इन सवालों को डील करेंगे, परसेंटेज के सवालों को। बोलो क्लियर। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसके आगे के सवाल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।